अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल खौफनाक कहानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल खौफनाक कहानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। शुरू करते हैं अल्लाह की बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों के स्टोर में वो जो पुरसरार कुर्सी थी, मुझे नहीं पता कि उसको कौन हर बार उठाकर खिड़की की तरफ रख देता था। मैं जब भी स्टोर रूम में जाती थी मैं उसी कुर्सी को उठाकर दीवार के साथ रखती थी और हर बार दोबारा से स्टोर रूम में जाने से वो मुझे खिड़की के पास मिलती थी। मेरा नाम मारिया है और मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। हम लोग भेरा के रहने वाले हैं। आज से 9 साल पहले की बात है। हम लोगों ने यहाँ पर एक घर शिफ्ट किया। घर काफ़ी ज़्यादा पुरानी तर्ज़ो तौर का बना हुआ था। वहाँ पर एक स्टोर रूम भी था। उसमें पूरा घर खाली था। जब हम लोग वहाँ पर शिफ्ट हुए सिर्फ उस स्टोर रूम में एक चेयर रखी हुई थी, बड़ी पुरानी सी चेयर। जब हम लोग पहले दिन स्टोर रूम में सामान रख रहे थे तो वो चेयर मुझे खिड़की के पास नज़र आई और उसके पास बहुत से जाले लगे हुए थे। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि जिसने भी ये घर छोड़ा है शायद पुरानी कुर्सी समझ के इसको छोड़ दिया होगा, लेकिन ना तो वो टूटी हुई थी और ना ही कहीं से ख़राब थी। वैसे बहुत पुरानी थी क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी की तह जमी हुई थी। मैंने उस कुर्सी को उठाकर साफ़ करके दरवाजे के साथ जो दीवार थी वहाँ पर रख दिया और बाकी हम लोगों ने स्टोर रूम में सामान रख दिया। इसी तरह से 3-4 दिन गुजर गए। एक रात की बात है, ऊपर वाले पोर्शन पर वो स्टोर रूम था और नीचे हम लोगों का कमरा था। मुझे नींद नहीं आ रही थी, सख्त सर्दी भी थी और बहुत खामोशी थी। एकदम से मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे ऊपर वाले स्टोर रूम में कोई हलचल सी है, जैसे वहाँ पर रखे सामान को कोई छेड़ रहा है। और ऐसा महसूस हुआ जैसे कुर्सी को बाकायदा कोई घसीट रहा है, जैसे छत के ऊपर हम कुर्सी को या चारपाई को घसीटते हैं तो आवाज़ आती है, बिल्कुल वैसे ही आवाज़ आ रही थी। मैंने बहुत गौर किया, फिर मुझे लगा कि शायद मेरा वहम है, साथ वाले घर में कोई होगा। इसी तरह से वो आवाज़ें सुनते सुनते कहीं मेरी आंख लगी और मैं सो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो सबसे पहले मैं नाश्ते के बाद फ़ौरन स्टोर रूम में गई उस कुर्सी को देखने के लिए, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि रात को किसकी आवाज़ थी। मैंने भी घर में इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं किया था। मैं खुद से पहले इस चीज़ का जायज़ा लेना चाहती थी। जैसे मैंने स्टोर रूम खोला, मैं स्टोर रूम के अंदर गई तो मेरी हैरत की कोई हद नहीं थी। वही कुर्सी दोबारा से किसी ने उठाकर बिल्कुल उसी जगह पर उसी स्टाइल में रखी हुई थी जैसे कल मैंने उठाई थी। मैं भागती हुई नीचे गई। मैंने अपनी बहन से पूछा, अम्मी से पूछा, क्या आप लोगों ने इस कुर्सी को छेड़ा है? लेकिन उन लोगों का ये कहना था कि नहीं, हम लोग तो ऊपर गए ही नहीं हैं, कौन सी कुर्सी। मैंने उन्हें बताया कि वो जिस दिन हम लोग सामान रख रहे थे आप लोगों ने भी देखी थी ना, स्टोर में एक कुर्सी थी, उसको फिर से किसी ने वहाँ पर ही रख दी है खिड़की के पास। अम्मी कहने लगी शायद तुमने गलती से उठाई ना हो, तुम्हें वहम हो रहा हो। मैंने कहा नहीं अम्मी, मैंने खुद उठाई थी। मैं फिर भागती हुई ऊपर गई, मेरी बहन भी मेरे पीछे आई। मैंने अपनी बहन को बाकायदा दिखाया कि मैंने इस चेयर को उठाकर यहाँ पर रखा था इस दीवार के साथ। जब हम लोगों ने दीवार के पास हम लोग देख रहे थे, दीवार के ऊपर 2 हाथों के ऐसे निशान थे जैसे वो काले रंग के निशान हैं, पूरी हथेलियाँ बनी हुई थी और ज़मीन के ऊपर बहुत लंबे लंबे पैरों के भी निशान थे, जैसे कोई पाँव घसीट घसीट कर चलता रहा है और सिर्फ वो उसी डायरेक्शन में थे। मेरी बहन बहुत डर गई और वो ये कहने लगी छोड़ो इस कुर्सी को, रहने दो, पता नहीं क्या मामला है क्या नहीं। मैंने उसे कहा कि नहीं, इसको उठा के वापस रख देते हैं। मुझे अजीब सी चिड़ सी होने लगी। मैंने उस चेयर को उठाया और दोबारा से वहीं पर रख दिया। अभी मैं चेयर को उठा कर रख के दरवाज़ा बंद करके बाहर ही निकली थी, मुझे बहुत ज़ोर से किसी ने पीछे से धक्का दिया। मैं मुंह के बल गिरती गिरती बची। मैंने पीछे पलट कर देखा, पीछे कुछ भी नहीं था। मेरी बहन तो नीचे जा चुकी थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई और मुझे बाकायदा महसूस हुआ जैसे स्टोर रूम का दरवाज़ा बहुत ज़ोर से हिल रहा है। मैं भागती हुई नीचे आई कि अम्मी कोई माजरा है, इस घर में कुछ जिन्नात का है काम, आप माने या ना माने। अम्मी कहती पता नहीं इसको क्या हो गया है, हर वक्त ऐसी ही बातें सोचती रहती हो तुम। मैं सारा दिन वही बातें सोचती रही, अपनी बहन से भी डिस्कस करती रही कि पता नहीं क्या है क्या नहीं। मुझे थोड़ा सा तजस्सुस भी था, मेरी नेचर ऐसी थी कि अगर किसी बात का पता चल रहा था तो मैं उसके पीछे लग जाती थी जब तक मुझे इसकी रियलिटी पता नहीं लगती थी। जिस टाइम मगरिब का टाइम हुआ तो हम लोगों का जो 3rd फ्लोर का दरवाज़ा था उसको बंद कर देते थे, ठंड बहुत आती थी
दोपहर के बाद हम लोगों में से कोई ऊपर गया ही नहीं और वो खुला हुआ था। अम्मी ने कहा कि जाओ दरवाज़ा बंद करके आओ। मैं जानबूझ के ऊपर गई कि मैं फिर से देखूंगी शायद स्टोर रूम में कुर्सी की जगह बदली हुई हो। जैसे मैं सीढ़ियों में ऊपर गई, इससे पहले कि मैं स्टोर रूम में जाती, मैंने स्टोर रूम के दरवाजे में किसी को खड़े देखा। वो एक ब्लैक कलर का वजूद था। मुझे नहीं पता कि कोई औरत थी या मर्द था, लेकिन वो बिल्कुल सामने दरवाजे में खड़ा था। जैसे मैंने उसे देखा, मैंने चीख मारी और मैं नीचे भागी। मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी मैंने ऊपर किसी को खड़े देखा है। अम्मी ने कहा कि बस ये अब इस चीज़ के पीछे लगी हुई है, इसको बार बार वहम हो रहा है। अम्मी मेरी बहन को लेकर जैसे ही ऊपर आई, स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद था, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। उन लोगों ने 3rd फ्लोर का दरवाज़ा बंद किया और नीचे आ गई। जैसे अम्मी और मेरी बहन जो थी वो स्टोर रूम के पास से गुजरी, उनको ऐसा महसूस हुआ जैसे स्टोर रूम का दरवाज़ा किसी ने खोल कर बंद किया है। पीछे पलट कर देखा। अम्मी ने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया और कहा कि चलो नीचे। अम्मी को शायद थोड़ा सा शक हो गया था। मैंने अपनी बहन से कहा कि तुम मानो या ना मानो, इस घर में जिन्नात है। उसने कहा कि नहीं, कोई जिन्नात नहीं, हम भी तो ऊपर गए थे, अगर कोई चीज़ होती तो हमें भी नज़र आती। मुझे बुखार सा महसूस हो रहा था, शायद अब वो खौफ था या जो भी था। उसी रात की बात है, मैंने ख्वाब में उसी स्टोर रूम में एक बहुत ज़्यादा भयानक चेहरे वाली मखलूक को देखा। उसका बहुत डरावना चेहरा था, देखने में जैसे वो कोई औरत ही थी, और वो बड़ी गुस्से और सख्ती से कह रही थी कि अभी स्टोर रूम में आकर इस कुर्सी को मत छेड़ना, ये हमारी जगह है, ये हमारी चीज़ है, इसको हाथ भी मत लगाना। अगर दोबारा तुमने आकर स्टोर रूम में इस चेयर को उठाया तो तुम्हें बहुत नुकसान होगा। मेरी खौफ से आँख खुल गई। मुझे लगा कि शायद मैं सोच रही थी इस बारे में, तब मुझे ख्वाब आया है। थोड़ी देर मैं जागती रही, ऊपर फिर वही चेयर को घसीटने की आवाज़ें आ रही थी। मैं फिर सो गई। अब सुबह हम लोग जैसे धूप में जाकर बैठते थे, क्योंकि सहन कवर था, वहाँ पर धूप नहीं आती थी। जैसे हम लोग ऊपर गए तो स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद था। अब हम लोगों ने उसी स्टोर रूम में से चारपाई निकाल कर 3rd फ्लोर पर लेकर जानी होती थी, क्योंकि शाम को नीचे उतार लेते थे। और उससे पहले दिन तो हम लोग ऊपर जाकर बैठे ही नहीं। जैसे हम लोगों ने स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला, मेरी बहन भी पास ही थी। जैसे हम लोगों ने दरवाज़ा खोला, मेरी बहन की चीख निकल गई। वो पीछे हटी और एकदम से जैसे वो ऐसे पीछे हटी कि हम दोनों गिरने लगी थी। मैंने उसे कहा कि क्या हो गया है। उसने ये कहा कि उस चेयर पर कोई बैठा हुआ है। पता नहीं उसने किसको देखा। हम लोग नीचे भाग गई, मैंने तो आगे जाकर देखा ही नहीं। उसने अम्मी को भी बताया कि स्टोर रूम में कोई मखलूक है। अब अम्मी तो बहुत डर गई कि ये क्या माजरा बन गया इस घर में, क्यों हमें ये चीज़ें नज़र आने लग गई हैं। साथ वाले जो नेबर्स थे उनसे थोड़ी बहुत सलाम दुआ होगी थी। अम्मी ने फ़ौरन से उन आंटी को बुलाया कि यहाँ पर इस घर में कोई मामलात ऐसे हैं। तो उन आंटी ने कहा कि इस घर से अक्सर रात को आवाज़ें आती हैं, आप लोगों के आने से पहले भी इस घर में जिन्नात के कोई मामलात हैं। हम लोगों ने कभी देखा नहीं है। इस घर में आपसे पहले भी एक फैमिली आई थी और वो एक हफ्ते के बाद चली गई थी। बस इतना ही उन्होंने बताया और कुछ नहीं। हम लोग तो बहुत ज़्यादा डर गए। हम लोगों ने मुकम्मल ऊपर वाले स्टोर में आना जाना छोड़ दिया। अब्बू ने वहाँ से चारपाइयाँ भी उठवा दी। उसके बाद हम लोग उस घर में तकरीबन 1 साल रहे थे। इससे ज़्यादा रह ही नहीं सके, क्योंकि उस घर में बहुत ज़्यादा अजीब से मामलात थे। यानी अगर कुछ नहीं भी हमें नज़र आता था तो अजीबोगरीब आवाज़ें आती थी, और ऊपर वाले पोर्शन पर तो खौफ के बारे हम लोग जा ही नहीं सकते थे, इतना डर लगता था। हर वक्त ऐसे लगता था कि ऊपर कोई मौजूद है। पता नहीं वो चेयर उन जिन्नात का उस पर बसेरा था या वो उससे खेलते थे। जो मैंने ख्वाब में देखा था बिल्कुल वही चीज़ थी। रात भर वहाँ से उस चेयर को घसीटने की आवाज़ें आती थी। मेरे अब्बू जी ने भी उसी स्टोर रूम के पास किसी को देखा था। अब्बू कहते हैं कि मैंने उसके दरवाजे के बाहर रात में किसी मखलूक को बैठे देखा था, क्योंकि वो अक्सर अब्बू जो थे वो 2nd फ्लोर से कोई चीज़ लेनी होती थी तो वही जाते थे। हमें तो डर लगता था। तो एक दिन अब्बू भी बहुत डर के, उसके बाद फिर हम लोगों ने वो घर छोड़ दिया। तो ये हम लोगों के घर की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया हमारी आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी अब्दुल माजिद शेयर कर रहे हैं। माजिद कहते हैं कि हम लोगों के इलाके में महल्ले में एक घर था। वो घर काफ़ी सालों से बंद था। उस घर के बारे में किसी को ऐसा कोई शक भी नहीं था कि वो घर आसेब ज़दा है या जिन्नात की वजह से वो घर वीरान और ख़ाली है। उस घर में एक फैमिली शिफ्ट हुई। उसमें सिर्फ 3 ही फ़र्द थे। एक ख़ातून थी, उनकी एक 6 साल की बेटी थी और उनकी सास थी। उनके हस्बैंड की कुछ अर्सा पहले डेथ हो चुकी थी। उस घर में जब वो दाखिल हुई तो ये सारे किस्से उन्होंने हमें बताए। वो कहती हैं कि हमें उस घर में अभी गए हुए कुछ ही दिन गुजरे थे। तो एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी, दोपहर का टाइम था।
تو مجھے باقاعدہ ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی گردن اتنی لمبی ہو گئی ہے کہ جیسے کوئی میرے شولڈر سے جھانک کر جیسے ہنڈیا کے اندر دیکھنا چاہ رہا ہے کہ میں کیا پکا رہی ہوں۔ تو مجھے باقاعدہ ایک وجود محسوس ہوا کہ جیسے کوئی جھانک کر دیکھ رہا ہے۔ کہتی میں نے جیسے ہی پیچھے دیکھا کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے لگا کہ شاید میں ڈر گئی ہوں، ویسے ہی وہم ہوا ہے مجھے کوئی۔ اسی رات کی بات ہے، ایک دم سے میری آنکھ کھلی تو ہم لوگوں کے باہر کوئی شور شرابہ سا تھا۔ ایسا لگا جیسے کوئی چل پھر رہا ہے، اور باقاعدہ جیسے کسی نے واش روم کا دروازہ کھولا ہے اور کوئی کچن کی طرف گیا ہے، اور کچن کے برتنوں کو جیسے کوئی اٹھا اٹھا کر پھینک رہا ہے۔ میں بہت ڈر گئی، میں تو باہر نہیں نکلی، اسی خوف میں کہیں میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی۔ یہ بات ابھی میں نے گھر میں کسی کو نہیں بتائی تھی، اپنی ساس کو اس لیے نہیں بتائی تھی، وہ بزرگ تھیں، بچی چھوٹی تھی، کہیں وہ لوگ ڈر نہ جائیں۔ میں ٹیچنگ کرتی تھی، میں اسکول چلی گئی، میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ اب وہی مخلوق جو ہے وہ میری بیٹی کو دکھنے لگ گئی۔ اس سے ایک رات پہلے کی بات ہے، میری ساس کہتی ہیں کہ وہ رات کو واش روم میں جانے کے لیے جیسے اٹھی تو ان کو صحن میں باہر کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ تو جیسے ہی وہ باہر نکلی کہ میں دیکھتی ہوں کون ہے، تو ہم لوگوں کے صحن میں ایک چارپائی پڑی ہوتی تھی، اس چارپائی کے اوپر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی اور سر اس نے بالکل نیچے جھکایا ہوا تھا۔ تو جو میری ساس تھی انہوں نے پوچھا کہ کون ہو تم، میری بہن تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اس عورت کے روپ میں جو بھی مخلوق تھی اس نے بڑے غصے سے اوپر دیکھ کر یہ کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے بہن کہنے کی؟ اور وہ اٹھی، 2 قدم بڑھی اور غائب ہو گئی۔ اب وہ جو میری ساس تھی وہ ڈر گئی کہ یہ تو کوئی اور ہی ماجرا ہے، وہ آئے تر کرسی پڑتی ہوئی کمرے میں آ گئی۔ اس سے اگلے دن وہی جو مخلوق تھی میری بیٹی کو بھی نظر آئی۔ یہ دونوں جو تھیں یہ ٹی وی لانچ پہ بیٹھی ہوئی تھیں، تو کھڑکی میں جیسے میری بیٹی کو وہ کھڑی ہوئی نظر آئی، جیسے اسے وہ وہاں سے آوازیں لے رہی تھی، کوئی بلا رہی تھی، تو اٹھ کر کھڑکی کی طرف جانے لگی۔ تو جب میری ساس نے پوچھا تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے وہاں سے کوئی آنٹی بلا رہی ہیں۔ انہوں نے جلدی سے میری بیٹی کو اٹھا لیا اور آہستہ کرسی پڑتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ مجھ سے وہ ڈسکس کرتی تھی کہ یہاں پر کچھ ماجرا ہے، ہمیں مولوی صاحب کے پاس جانا چاہیے، لیکن پتہ نہیں ہم لوگ مولوی صاحب کے پاس جا ہی نہیں پا رہے تھے کیونکہ وہ اسی کی رکاوٹ تھی یا جو کچھ بھی تھا۔ دوپہر کے وقت میں بھی اسکول سے نہیں آئی تھی، تو میری ساس جو تھی میری بیٹی کو لے کر باہر چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ میری بیٹی نے ایک دم سے کہنا شروع کیا کہ وہ دیکھیں سامنے دیوار پر بہت گندے سے چہرے والی آنٹی بیٹھی ہیں، بہت ڈراؤنی ہے، اور وہ مجھے دیکھ رہی ہیں، مجھے بلا رہی ہیں، مجھے تنگ کر رہی ہیں۔ تو جب وہ میری ساس نے اس طرف دیکھا تو ان کو کچھ نظر نہیں آیا، تبھی وہ یہ کہنے لگی کہ اب وہ چارپائی کے نیچے آ گئی ہیں۔ میری ساس نے جلدی سے اونچی آواز میں آ کر کرسی پڑی اور حصار کیا۔ جیسے انہوں نے حصار کیا، ایک کالے رنگ کا دھواں چارپائی کے نیچے سے نکل کر ہوا میں اڑ گیا۔ میری ساس نے بچی سے یہ کہا کہ تم نے یہاں سے باہر نہیں نکلنا، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ جلدی سے باہر نکلی، پاس ہی مسجد تھی، مولوی صاحب کو بلانے کے لیے گئی۔ مولوی صاحب نے یہ کہا کہ میں آپ کے گھر آؤں گا، آپ چلیں، یہ گھر آ سیف زدہ ہے، یہاں پر ایک بہت زیادہ ناپاک مخلوق کا بسیرا، اس کا پورا قبیلہ ہے، اور وہ ایک چڑیل آفت ہے، جن ذاتی ہے جو ہزاروں سال پرانی ہے، تو میں آؤں گا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ تو جیسے میری ساس واپس آئی تو بچی چارپائی پر نہیں تھی، وہ ڈر گئی کہ حصار سے باہر کیسے آ گئی ہے، کہیں اس نے نقصان نہ دے دیا ہو۔ اتنے میں بھی آ گئی اسکول سے، تو ہم لوگوں نے جب دیکھا تو بچی بحفاظت بیڈ پر سو رہی تھی۔ پتہ نہیں اس کو اندر کس نے لٹایا، ہمیں نہیں پتہ۔ ہم لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ بچی بچ گئی ہے۔ اور میری جو ساس تھی انہوں نے یہ بتایا کہ مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ میں آ کر کچھ حصار یا پڑھائی کروں گا، بہتر یہ ہے کہ آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں، اتنی جلدی ہم لوگ کہاں جائیں گے۔ انہی دنوں کے 1-2 دن کے بعد جو میری ساس تھی ان کا پرسرار طور پر کمرے میں وہ ڈیتھ ان کی ہو گئی۔ کیسے ہوئی کچھ پتہ نہیں چلا، کاز آف ڈیتھ بھی نہیں پتہ چلا، نہ وہ بیمار تھیں۔ اب میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو اسی دن مولوی صاحب آئے، انہوں نے جب دیکھا تو ان کا یہ کہنا تھا اسی مخلوق نے ان کو جان سے مار دیا، کیونکہ یہ بار بار گھر میں اس کے اوپر حصار کر رہی تھی، اس کو روک رہی تھی، اور پھر یہ میرے پاس میں اس کو نکالنے کے لیے، بہتر یہ ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ اب وہ آپ کو بھی مار دے گی۔ ہم لوگ تو بہت ڈرے، ہم لوگوں نے فوراً سے وہ گھر چھوڑ دیا، کیونکہ اس حد تک خوف آنے لگ گیا تھا کہ کہیں وہ ہمیں نقصان نہ دے دے۔ یہ ساری باتیں ہمیں انہی خاتون نے بتائیں۔ تو یہ ہم لوگوں کے محلے کے گھر کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ عبدالماجد آپ کا، جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں، ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی
nushin57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر کہانی ٹی وی پر بھی میں بہت ہارر اسٹوری آن ایئر کر رہی ہوں، اس کو بھی وزٹ کریں اینڈ سبسکرائب کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.